नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरे साथ में स्मृति ईरानी हैं संवाद में। स्मृति ईरानी परिचय की कोई मोहताज नहीं है। टीवी के स्ट्रिंगर से टीवी की दुनिया की सुपरस्टार, भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता से कैबिनेट मिनिस्टर। आज हम चर्चा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार के 3 साल की। इन 3 साल में स्मृति जी ने तरह तरह के सवाल झेले हैं, तरह तरह के काम किए हैं। मैं समझता हूँ अपनी काबिलियत से और अपनी वाकपटुता से इन्होंने नए कीर्तिमान बनाए हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं विरोधी दलों की तरफ से पूछना चाहता हूं। जैसे 3 साल पूरे हुए, तरह तरह के सवाल शुरू किए और पहला सवाल लालू जी की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि मोदी जी की सरकार ऐसी है कि वो खुद को राम बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि जनता हनुमान रहे और कुछ सवाल न पूछे, उनसे कोई कुछ कहे नहीं। मुझे लगता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अगर आप स्मरण करें तो हर माँ की इच्छा ये होती है कि उसके पुत्र में प्रभु राम से प्रेरित होकर कुछ अंश हों और पुत्री में भी माँ दुर्गा का आशीर्वाद समाविष्ट हो। और कहीं ना कहीं जब हम अपने घरों को छोड़कर नौकरी की तरफ बढ़ते हैं अथवा समाज में कोई सहयोग देने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमसे कहा जाता है कि वीरता का, संयम का और प्रभु की प्रति निष्ठा का अगर आपको कहीं उदाहरण मिलता है तो हनुमान जी में मिलता है। तो मुझे लगता है ये तो प्रभु की ही लीला है कि लालू जी के मुख से वंदनीय प्रभु राम जी की चर्चा होती है और हनुमान जी की चर्चा होती है। ये बतलाता है कि देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मुझे तो ये याद आ रहा है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। लेकिन कौवा मोती तो तब खाता था जब यूपीए की सरकार थी और अब उन लोगों की सरकार है जो जानते हैं कि दाने दाने पे लिखा है न सिर्फ खाने वाले का नाम बल्कि हर उस संघर्षशील हिंदुस्तानी का नाम जो चाहता है कि उसके परिवार को वो एक बेहतर कल दे। एक गंभीर सवाल उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा जिस समय निर्भया का सवाल आया था, पूरे देश में आंदोलन हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी, उसमें आप भी बहुत ज़ोर से आवाज़ उठाने वालों शामिल थी। लेकिन हाल ही में रोहतक में, हरियाणा में उसी तरह के गैंगरेप की घटना हुई। बड़ी गंभीर सिचुएशन है, लेकिन किसी ने नहीं कहा, किसी ने सवाल नहीं उठाया, किसी ने नहीं कहा कि जंगल राज है। मुझे लगता है अगर आप एक महिला होने के नाते मुझसे पूछे तो एक राजनीतिक परिवेश में ये कहना कि एक रेप दूसरे से अलग था कहीं ना कहीं अमानवीय लगता है। ये कहना कि निर्भया का विषय हर परिवार का विषय, हर नागरिक का विषय बन गया, लेकिन रोहतक में जो हुआ वो हर परिवार का, हर महिला का, हर हिंदुस्तानी का विषय नहीं है, ये मानवता की दृष्टि से सही नहीं होगा। मैं चूंकि उस वक्त आंदोलन में थी, हिंदुस्तान ने उस वक्त क्या क्या चेहरा देखा था अपनी सरकार का। एक ऐसा चेहरा जब सरकार के शीर्ष नेतृत्व के घर में मांग की अगर की जाती थी इंसाफ के लिए तो लोगों पर आंसू गैस छोड़ा जाता था, लोगों पर पानी की पाइप के साथ आक्रमण किया जाता था। एक ऐसी सरकार थी उस वक्त जब भ्रष्टाचार के खिलाफ रामलीला मैदान में साधारण नागरिक देश के इकट्ठे होते थे तो राजबाला जैसी बहनों पर लाठी से ऐसी मार की जाती थी कि वो वहीं दम तोड़ देती थी। तब क्योंकि सरकार रिस्पॉन्सिव, रिसेप्टिव नहीं थी, इसीलिए एक आक्रोश देश भर में देखा गया। आज की जो सरकार है, नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, उस सरकार ने एक विषय पूरे राष्ट्र के सामने रखा है कि कानून के साथ, इंसाफ के साथ राजनीतिकरण नहीं होगा। हरियाणा में घटी घटना पर हरियाणा की पुलिस बहुत जल्दी कार्रवाई करे, ये हम सबकी अपेक्षा है और वो अपेक्षा पर पुलिस आइसोलेटेड केस की मैं बात नहीं कर रहा। नॉर्मली जब आपकी अदालत में ऑडियंस आती है, कोई भी सरकार के मिनिस्टर्स आते हैं, जो लड़कियां, यंग महिलाएं होती हैं, गर्ल्स होती हैं, वो एक सवाल ज़रूर पूछती हैं, हमारी सुरक्षा का क्या। आज भी हमारे मन में खौफ है, आज भी लड़कियों को घर से बाहर निकलने में डर है। क्या किया सरकार ने 3 साल में, कैसे विश्वास दिलाया? पानीपत में प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। उस वक्त ये कहा गया था कि हरियाणा में जब लिंग अनुपात के आप आंकड़े देखते हैं
तब ये ऐसा प्रदेश है जहाँ पर लड़कियाँ जन्म या जन्म से पहले ही मारी जाती हैं। अगर आप गत 4-5 वर्षों का आंकड़ा देखें तो पता चलता है पीसीपीएनडीटी का कानून है, उसके अंतर्गत 5-6 साल में पूरे देश में सिर्फ 50 केस ही रजिस्टर होते हैं, क्योंकि परिवार से और विशेषतः महिलाएं आकर एविडेंस नहीं दे पा रही थी कि उनके साथ इस प्रकार की नाइंसाफ़ी हो रही है। वो तो बहुत छोटा शब्द है, क्योंकि आपकी कोख में आपकी बच्ची को मार डाला जाए तो उसके लिए कोई भी एक सामान्य शब्द है नहीं। इस सरकार में जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हुई तब मात्र हरियाणा में ही पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत 402 केसेस रजिस्टर हुए और लिंग अनुपात के जो आंकड़े हैं वो भारत के इतिहास में पहली बार हरियाणा के सामान्य की तरफ बढ़ते गए। ये मात्र 1 साल के अंतराल में हुआ है। तो हाँ, हमारे देश के सामने सामाजिक, महिला से सुरक्षा से संबंधित बहुत सारे ऐसे संघर्षशील मुद्दे हैं जिस पर काम कर रहे हैं और बहुत काम करना बाकी है। लेकिन कम से कम ये आरोप, ये डर पैदा नहीं हुआ, कम से कम ऐसा ये आरोप नहीं लगाया जा सकता कि सरकार मुंह फेरे बैठी है। कम से कम ये आरोप नहीं लगाया जाता कि आप प्रधानमंत्री से अगर वार्तालाप करना चाहें तो प्रधानमंत्री आपकी बात पर गौर नहीं कर रहे हैं। मन की बात करने वाले नरेंद्र भाई पहले प्रधानमंत्री हैं। कई ऐसे विषय जनता के सामने आए जिसमें एक साधारण नागरिक ने अपनी व्यथा को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाया और प्रधानमंत्री जी ने उन विषयों पर उन्हें समाधान पहुंचाया। ये शायद हमारे राजनीतिक परिवेश में पहली बार ऐसा हो रहा है। स्मृति जी, देश की महिलाओं को, लड़कियों को ये भरोसा दिलाने के लिए कि मोदी के राज में वो सुरक्षित हैं, जब 3 साल पहले इलेक्शन कैंपेन होता था बार बार ये सवाल उठाया जाता था जी बीजेपी की तरफ से, क्या अब भरोसा दिला पाएं? मैं आपको इस बात का निश्चित रूप से भरोसा दिला सकती हूँ कि ये सरकार महिला सुरक्षा के विषयों को अनदेखा नहीं करेगा। निश्चित रूप से इस बात का दिलासा दिला सकती हूँ कि इस सरकार में अगर इससे जुड़े किसी भी पहलू पर समाधान की ओर प्रदेशों की सरकारों के साथ समन्वय का कोई भी रास्ता होगा, उस रास्ते को हम इख्तियार करेंगे। निश्चित रूप से इस बात का भी आश्वासन दे सकती हूँ कि अगर मुझ जैसी महिला तक भी महिला अत्याचार का, उत्पीड़न का कोई विषय पहुँचता है तो उस पर समाधान देने की तैयारी रहती है। एक उदाहरण देती हूँ। आज मेरे पास टेक्सटाइल्स की जिम्मेदारी है। हमारी सरकार ने जब कॉर्पोरेट्स को अथवा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को टफ्स नाम की एक सब्सिडी दी, तो मैंने उसके बीच एक शर्त रखी। मैंने कहा सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक कानून है, लेकिन विधिवत उस कानून को कंपनीज के लिए धरातल पर पहुंचाने के लिए सरकार की ये सब्सिडी तभी उपलब्ध कराई जाएगी जब आप कंप्लेंट्स कमेटी अपनी कंपनियों में बनाएंगे। इसकी वजह से पहली बार कंपनीज जिनको सब्सिडी चाहिए टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से, उन्हें अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में कंप्लेंट्स कमेटी, जो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की गाइडलाइंस थी सुप्रीम कोर्ट की, उसको पहली बार इम्प्लीमेंट करना पड़ा इन 10 महीनों में। इसका मतलब जहां जहां हमारे पास रास्ते हैं, हम कानून का हाथ थामे महिला को न्याय पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर हैं, अगर इनमें से कोई इस विषय पर सवाल पूछना चाहें। जी, यहाँ है, यहाँ पहले फर्स्ट रो में माइक दे दीजिए। हाँ जी। क्या हम अपनी माताओं और बहनों को सुरक्षा दे पाएंगे? आप सुरक्षा की अगर परिभाषा करना चाहें तो उसकी 2-3 परिभाषाएं होती हैं। एक सामाजिक सुरक्षा, दूसरी आर्थिक सुरक्षा, तीसरी राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक सुरक्षा। आज अगर हम महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत सामान्य इंसान जो चाहता है कि उसे बैंकिंग फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपना व्यवसाय कर सके, उसके लिए बिना किसी ऋण के, बिना कुछ गिरवी रखे मुद्रा योजना की शुरुआत की गई। 5 मई तक का आंकड़ा मेरे पास है कि 3,18,000 करोड़ रुपया देश में लगभग 8 करोड़ नागरिकों तक पहुंचा, जिसमें से 70% महिलाएं हैं। इसका मतलब
बैंकों के पास महिलाएं गईं, इन्होंने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी कि किस तरह से वो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं ताकि अपनी आर्थिक सुरक्षा वो कहीं ना कहीं कंफर्म कर पाएं, और बैंकों ने महिला के उस प्रस्तुतिकरण के आधार पर उन्हें ऋण दिया। इसका जब क्रेडिट ये तो स्कीम- महिलाओं को जाना चाहिए, उन्होंने इतना एंटरप्राइज दिखाया। महिलाओं को जाना चाहिए, लेकिन सियावर राम और हनुमान की बात से आपने शुरू की। जब तक सरकार और समाज में वो समन्वय ना हो, तब महिला का भी इस प्रकार से लोन प्राप्त करना मुश्किल है। वरना महिलाएं जानती हैं कि अगर आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपसे कहा जाता है या तो पति या पिता से लोन लीजिए, और वो भी अगर आप लोन मांगने जाएं तो वो कहते हैं करोगी क्या, खुद का बिजनेस करने से क्या होगा, कहीं नौकरी कर लो। तो जी, ये वो महिलाएं जिन्हें इस स्मृति जी, प्रकार की मेरा आर्थिक क्वेश्चन ये सपोर्ट था, नहीं क्या है। माताएं और बहनें सुरक्षित हैं इस देश में? 498 के तहत लाखों महिलाएं जेलों में डाली जाती हैं। जी। तो वो माताएं और बहनें होती हैं, क्या वो सुरक्षित हैं इस देश में? मैं इतना ही कहूंगी कि अंडर ट्रायल्स के बारे में भी लॉ मिनिस्ट्री के माध्यम से काम हो रहा है, ताकि वो लोग जो अंडर ट्रायल हैं लेकिन अब तक अपनी पूरी सज़ा जो संभवतः उन्हें कोर्ट के माध्यम से मिलनी चाहिए थी, या जिस केस में वो दर्ज हुए हैं उसके आधार पर, कानून के आधार पर उन्हें वो सज़ा मिलती, उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करके लॉ मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट्स को ये कहा है कि आप अंडर ट्रायल्स की भी, विशेष महिलाओं की भी, इस विषय को देखकर उन्हें तुरंत न्याय पहुंचाएं। जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ। एक बहुत बड़ा नारा था मोदी साहब का, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। जी। नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स कहता है कि दिल्ली के अंदर रेप के मामले 40% बढ़ गए, तमाम हिंदुस्तान में लगभग 22% बढ़ गए। जो निर्भया फंड था उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। और अंत में एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट 3 साल में बने जिनमें रेप के जो विक्टिम थे उनको न्याय मिला? सबसे पहले तो ये कहना कि निर्भया का जो कॉर्पस फंड है उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, ये एक गलत धारणा है। कहीं ना कहीं हर ज़िले में महिला जिस पर उत्पीड़न या अत्याचार का विषय है, उसे काउंसलिंग की मदद, उसे लीगल एड और सपोर्ट, ये सारे विषय निर्भया फंड के कॉर्पस से ही किए जा रहे हैं, प्रदेश के साथ समन्वय से। आप भी भली भांति इस बात से अवगत होंगे कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है। कहीं ना कहीं ये भी एक कंपाइलेशन हो रहा है डेटा का कि किस प्रकार से आपको स्टेट में अगर हेल्पलाइन बनानी है या फिर पैनिक बटन बनाना है जो पूरे देश में लागू होगा, वो प्रदेश की सरकार के साथ समन्वय से स्थापित किया जाए। आपको कहीं ना कहीं इस बात को भी समझने की दरकार है कि भारत सरकार की ओर से मान लीजिए फ़ोन पर पैनिक बटन की सुविधा आज करने को तो तैयार हैं, लेकिन कल को अगर पैनिक बटन दबाया जाए और प्रदेश में रिस्पांस ना मिले ग्राउंड पर, तो उस समन्वय को लोकल पुलिस के साथ बिठाने में प्रदेशों के साथ चर्चा भी हो रही है। 10 से लेकर 15 प्रदेशों तक कम से कम मेरी जानकारी में अभी उस विषय पर आगे काम हो चुका है। अब तो ज्यादातर प्रदेश प्रदेशों की में भारतीय सरकारें, जनता पार्टी की सरकार प्रदेशों है। की भी सरकारें फिर अपने पुलिस सिस्टम्स को, प्रदेशों की भी सरकारें अपने पुलिस सिस्टम को फास्ट ट्रैक पुलिस कोर्ट से जोड़ रही हैं। स्मृति, विषय परिवर्तित करना चाहता हूं। आपसे एक सवाल पूछा है कपिल सिब्बल ने। मेंढर में 2013 में जब लांस नायक हेमराज का सिर काटा था जी, तो आपने कहा था कि मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजना चाहती हूं। अब फिर ऐसी घटना हुई, 2 सैनिकों के सिर काटे गए, तो किसी को चूड़ियां भेजेंगे आप? मुझे खुशी है कि मेरी वजह से कपिल सिब्बल कम से कम बोलने तो लगे हैं, लेकिन ये कहना कि मैं किसको चूड़ियां भेजूं, मुझे बहुत ये भी खुशी है कि सिब्बल साहब को मेरी चूड़ियों में बड़ी रुचि है। जहाँ तक रिस्पांस का सवाल है, आज जब हम बात कर रहे हैं तो भारत के प्रतिनिधि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव का केस लेकर इस वक्त चर्चा कर रहे हैं जब आप और मैं ये वार्तालाप कर रहे हैं। सिब्बल साहब तो बहुत नामचीन लॉयर हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, किसी हिंदुस्तानी को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्याय दिलवाने के लिए उन्होंने अपना कितना समय समर्पित किया है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब उनकी सरकार थी तो कितनी बार पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। एविडेंस तो हम भी मांग सकते थे, लेकिन ये तो सच लेकिन है ना? जब बात आई टेररिज्म की, जब बात आई क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस की, तब हमारी पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि अगर आप कदम उठाएंगे
तो हम दुश्मन से नहीं, पहले आपसे सवाल करेंगे और आपसे एविडेंस मांगेंगे। लेकिन स्मृति जी, तो सच है ना कि 2 सैनिकों के सिर काटे गए, उनके शवों को क्षत विक्षत किया गया, और ये सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हुआ। मैं इतना ही कहूंगी रजत जी, ऑपरेशनल डिटेल्स के संदर्भ में कुछ बातें मैं सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत नहीं कर सकती, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल मर्यादा है। लेकिन मेरी मर्यादा मेरी कमजोरी नहीं है, इस बात का भी आपको संकेत देना चाहूँगी। ना ही चुप रहना और मर्यादा में रहना इंटरनेशनली इस सरकार की कमजोरी है। लेकिन जैसे मैंने कहा, दोहराती हूँ अपनी बात को, कि आज भारत का एक वकील प्रतिनिधि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक हिंदुस्तानी के लिए न्याय मांगने भारत का पक्ष रखने गया। कपिल सिब्बल कितनी बार भारत का पक्ष रखने, एक हिंदुस्तानी को न्याय दिलवाने, अथवा भारत सरकार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कितनी बार न्याय मांगने के लिए हर सीमा तक पहुंच पाई, इसका जवाब मुझे अगर आप दे दें तो बड़ी कृपा होगी। नहीं, आजकल कोर्ट में जाते हैं, सबसे महंगे वकील हैं वो आजकल। सर, पैसा कमाने के लिए तो जाते हैं, राष्ट्र के समर्थन में उतरते हैं कि नहीं, ये चर्चा का विषय होना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर के बहुत लोगों के मन में नाराजगी है। ये आप पूछना चाहते हैं? अगर आप ये सोचें कि इन लोगों से मैं जुदा हूं तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि जितने हिंदुस्तानी ये हैं उतने मैं भी हूं और हमारे प्रधानमंत्री भी हैं। बस फर्क इतना है कि ये सवाल पूछ सकते हैं, आपको जवाब देना है। बिल्कुल, जवाब भी देना है वार्तालाप के माध्यम से। एक जवाब सर्जिकल स्ट्राइक में हो चुका है, लेकिन क्योंकि मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूं इसलिए अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मर्यादा को भंग नहीं कर सकती। इतना भरोसा कम से कम आप जरूर दिला सकती हैं कि ऐसे ऑपरेशंस के संदर्भ में आर्मी चीफ अथवा विधिवत डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रतिनिधि ही जवाब दे सकते हैं। अगर लेकिन फिर भी ये तो इसमें भरोसा दे सकते हैं ना लोगों को कि इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। और ये भरोसा तो आपके पीछे है साहब, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे में, ये हर हिंदुस्तानी को पता है। ये चेहरा वो भरोसा दिलाता है, ये चेहरा मेरे लफ्जों का मोहताज नहीं। मैम अच्छा हुआ माइक चला, वरना रजत जी कहते सरकार ने जनता की आवाज बंद कर दी। मैम, पठानकोट इंसिडेंट को अब 16 मंथ्स हो चुके हैं और हमारी जो तीनों फोर्सेस हैं उन्होंने मिला के 1000 करोड़ का फंड जो है वो गवर्नमेंट से मांगा था। और फैक्ट ये है कि आज तक भी जो है गवर्नमेंट ने एक भी पैसा उसके रिगार्डिंग जो है रिलीज़ नहीं किया है। और लेटेस्ट रिपोर्ट इज़ कि डायरेक्टर ऑफ यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है कि प्रेस स्टेटमेंट्स दैट यू आर कोटिंग? यस मैम, Yes. That's So right. since they are not validated defense ministry figures, it would be extremely prudent and responsible for me not to respond to hearsay. These are national security issues. It is very nice to have a Smriti Irani sit here and debate on elements for which you want a very provocative answer. But as an Indian who wants a productive conversation, it is best if this question is posed to defense ministry representatives. But please be assured, you have an army chief, you have the chiefs who can deal with this issue in conjunction with the defense ministry. Here we can both entertain the audience by a lovely engagement on hearsay on a newspaper report. आप कह रही थी कि कहीं मैं ये ना कह दूं कि जनता की आवाज़ बंद कर दी है, लेकिन मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन आपके फेवरेट राहुल गांधी ज़रूर कह रहे हैं। वो बोल रहे हैं? हाँ। उन्होंने ट्वीट किया है कि मोदी जी किसी को बोल नहीं दे देते, सब डरते हैं उनसे। नहीं, इनफैक्ट उनके बोलने का इंतजार तो हम सबको रहता है। उनकी बोलती कब किसने बंद की? लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बोलने में भी दम होना चाहिए। उन्होंने जो ट्वीट किया वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने कहा, एक मैगजीन को कोट करके, मिंट नाम के अखबार को कोट करके 12 मई को उन्होंने कहा कि वादा किया था नरेंद्र मोदी ने लोगों को 1 करोड़ जॉब्स हर साल देंगे। वो जॉब्स तो मिले नहीं, लेकिन आईटी कंपनीज जिसमें इन्फोसिस है, जिसमें विप्रो है, इन सब ने 56,000 एम्प्लॉइज को नौकरियों से निकाल दिया। रजत जी, आप मेरे पे एक कृपा कर दीजिए, मैं आपको 20 साल से जानती हूँ। 20 साल से जानती हूँ, एक मेरे पे कृपा कर दीजिए। ये संवाद आपके मेरे बीच में हो रहा है, एक बार राहुल जी को यहाँ बिठा दीजिए।
मैं बताऊं क्यों। शायद वो जानते नहीं हैं और शायद आज आपकी आवाज़ सुन रहे हों। इनफैक्ट बड़ा अजीब सा एक किस्सा है कि मैं भी उनकी गली के सामने ही रहती हूँ, ज़्यादा फासला नहीं है हमारे घरों के बीच में, लेकिन मुझे भी इंडिया टीवी का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपनी आवाज़ पड़ोसी तक पहुँचाने के लिए। ऐसा है कि इस देश में एम्प्लॉयमेंट के करेक्ट डेटा देने के कोई भी रास्ते नहीं है। शायद राहुल गांधी जी को पता ना हो, एनएसएसओ के पास एक मैंडेट रहता है। हमारे देश में इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है, जिसमें 90% महिलाएं हैं, उसको कैटेगराइज करके उस डेटा को कॉन्फ़िगर करके किसी भी रिसर्चर के सामने प्रामाणिकता से रखने के लिए कोई एजेंसी नहीं है। तो ये आंकड़े जो राहुल जी के पास आए, वो किस एजेंसी से आए? उन्होंने तो नरेंद्र मोदी ने अपने नेतृत्व में पहली बार एक टास्क फोर्स बनाई। अरविंद पानीग्रिया जी वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, उनके नेतृत्व में, ताकि एम्प्लॉयमेंट के जितने आंकड़े हैं वो कम से कम सामने तो आए, देश के सामने। क्योंकि हर बार हम जब चर्चा करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी की, एम्प्लॉयमेंट की, तो हम तथाकथित नंबर्स पे चर्चा करते हैं। क्रिसिल कभी कोई नंबर देता है, मिंट कभी कोई नंबर देता है, लेकिन अगर आप क्वांटिफाई करना चाहें हिंदुस्तान और चाइना के बीच में, तो एक और अखबार की सुर्खी ये कहती है कि हिंदुस्तान में एनएसएसओ के पास 3000 लोग हैं, चाइना के पास 29,000 लोग हैं। और आज हमारे पास जो डेटा है वो एक टाइम लैग के बाद आता है। अब जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की, अगर राहुल जी को पता होती तो वो ट्वीट कभी नहीं करते। स्मृति जी, सवाल हाँ, ये एक स्मृति जी, जो आंकड़े राहुल गांधी ने दिए हैं वो उनकी भी उपज नहीं है। ये उन कंपनियों मैं शॉक हो जाती हूँ एक उनकी सेकंड उपज होती सुन हुई। लीजिए, ये उन कंपनियों के प्रेस रिलीज में है कि कितने कितने लोग ले ऑफ किए जा रहे हैं। अपने एचआरडी मिनिस्ट्री जहां आप रह चुकी है, वहां के फिगर है जो आज के अखबार में आए हैं। आईआईटी का प्लेसमेंट 30% डाउन हो गया है। मैं आपको अभी इसका जवाब दे दूं या आप मेरे को आंकड़े गिनवाएंगे? जो आंकड़े नहीं, आपने कहा ना, प्रधानमंत्री ने भी भाषण में आंकड़े ही गिनवाए थे। मैं 2 आपको करोड़ आंकड़े का दे आंकड़ा दूं उन्हीं का था। specific। तो मैं ये आपको आंकड़े का आंकड़े- खेल तो सभी पार्टीज मैं करती है। आपको आंकड़े स्पेसिफिक दे दूं? हाँ बिल्कुल दे दीजिए। मैं आपको एक आंकड़ा दे चुकी हूं जिसको आपने क्वांटिफाई नहीं किया। 3,18,000 करोड़ रुपया गया है मुद्रा के माध्यम से एंटरप्राइज के लिए। वो कहाँ कैप्चर हुआ? रोजगार कितने को मिला, कहीं ना कहीं तो आना चाहिए। लोग जो 7 करोड़ 70 लाख लोगों ने उसको लिया है, उन्होंने स्वरोजगार के लिए लिया है। अब आप उसको क्वांटिफाई कीजिए। तो फिर आप मनरेगा भी जोड़ तो दीजिए मैं ना, आपको तो आपका 10 करोड़ का तो हर महीने हर साल का हो जाएगा। मनरेगा इसीलिए डिफरेंट है, यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। क्योंकि मनरेगा के लिए 100 दिन की आप दिहाड़ी देते हैं, यहाँ पर जो बैंक से लोन डिसबर्स होता है, सैंक्शन होता है, वो बैंक को लौटाया जाता है आफ्टर दैट पर्सन पुट्स इट टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज। एक जिसका जिक्र उन्होंने किया, You are describing a comparative between people who are given a particular amount for 100 days of work as compared to entrepreneurs 7 crore 65,000 70,000 who are right now engaged in enterprises. So आप तो स्मृति जी एचआरडी, please understand, when you take that loan from the bank, there is an underwriting given by those people that they are returning that amount, they are getting that RuPay card. So when you are doing a comparative, sir, please understand, when you're doing a comparative, you have to do that comparative on that basis. एक So out of specific- that 7 specific crore, सवाल उन्होंने- out of that 7 crore, please sir, out of that 7 crore 65 or 70,000 people, how many are new enterprises? How many are old enterprises that seek expansion? That is the data which will give you the correct figure. But today, do you have an agency जो इस data को quantify करे? एक तो आपके मैं पास अब माइक्रोफोन इसलिए आ आपसे जाए, कह माइक्रोफोन रही आने दिया हूं कि पहली बार आपके पास माइक्रोफोन हिंदुस्तान के इतिहास में उस डेटा को क्वांटिफाई करने के लिए एक माइक्रोफोन ले लीजिए। हाँ। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के आंकड़े हैं 1.37 लाख रोजगार मैं मिले इसीलिए हैं। आपको सर- मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के आंकड़े हाँ, हैं, मैं हमारे आपको नहीं, लेबर आपकी के ही सरकार आंकड़े है। बता रही हूँ। केवल मजाक उड़ाने से सरकार नहीं चलेगी मैम। साहब, मैं आपको लेबर के ही आंकड़े बता रही हूँ, मैं मजाक नहीं उड़ा रही बताइए हूँ। मैम, कौन सी प्रेस रिलीज है मैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जिसमें 2 आप करोड़ मेरे रोजगार को- मिले? मैं आपको अभी प्रेस रिलीज दे दूं? दिखाइए मैम।
मैं आपको मैं चैलेंज करता हूं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसमें 2 करोड़ रोजगार मिले हो। अभी जो मैं बोल रही हूँ उसका प्रेस रिलीज दे सकती हूँ। मैम 2 करोड़ रोजगार अगर मिले हो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की कोई प्रेस रिलीज हो तो मैं आपको चैलेंज करता हूं। आई एम एक्सेप्टिंग अ चैलेंज एंड गिविंग यू द पेपर। विल यू गिव मी अ पब्लिक अपॉलजी? श्योर मैम, आई एम गिविंग यू द फॉर टाइम। गिविंग अटैकिंग मी। विल यू गिव मी अ कोई पब्लिक? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की प्रेस रिलीज दीजिए जिसमें 2 रजत करोड़ जी, मुझे रोजगार लगता है मिले हो। मैं जो आपको कह रही हूँ उन्होंने- साहब, मैं आपको जवाब दे रही हूँ। आपके अपॉलजी देंगे वो कागज हाथ में लेके? अगर 2 करोड़ रोजगार मिले होंगे आप मुझे अपॉलजी दीजिएगा फिर। मैं जानती भी नहीं हूँ आप कौन है। यू गॉट योर 2 minutes ऑफ फेम बट आई विल गिव यू दैट पेपर। लेकिन ठीक है, बोलिए सर। आप मुझे आपकी माफी की दरकार नहीं है, लेकिन अटैक करने से पहले थोड़ा स्टडी कर लीजिए। हाँ सर, लेकिन आपसे मैं कहना चाहती हूँ, मैं आपको कागज दे दूंगी। ठीक है, आपका आ गया इंडिया टीवी पे। आप मुस्कुरा भी रहे हैं। आप आगे, पूरी दुनिया ने देख लिया आपको। प्लीज मेरा आपसे निवेदन है। लेकिन कागज आपको, मैं गुमराह नहीं, नहीं कर रही हूँ, मैं आपको आंकड़े दे रही हूँ जिसको क्वांटिफाई कर सकते हैं आप सर। सवाल पूछ लीजिए, बहस में मत आप पड़िए। राहुल जी पे अटैक से इतना गुस्सा हो जाएंगे, मैं नहीं जानती थी। नहीं, और प्लीज, राहुल प्लीज। जी भी अप्रिशिएट करेंगे आपका। अच्छा ठीक है, डोंट वरी। ये इस विषय को यहाँ छोड़ देते हैं, इस विषय को यहाँ छोड़ देते हैं। I don't mind you supporting Rahul Gandhi, sir. I did not know you'll get so hurt. No ठीक। problem. I'll give you the paper. नहीं, I'll give you the आप paper. गलत सही Sir, तो ये I'll बाद give में you तय the कर लेंगे। paper. हाँ, इसी मैं कह रहा हूँ, बहस मत करिए, आप सवाल पूछ लीजिए। आप में से जो भी लोग सवाल पूछना चाहते हैं वो हर सर, सवाल का यही जवाब था देने के लिए सवाल, तैयार नहीं है। पूछना, डिबेट करना। जी जी। हाँ, आपके पास माइक्रोफोन आने दीजिए। हाँ सर। हाँ, माइक आने। मैडम, मेरा नाम आकाश जिंदल है, एक इकोनॉमिस्ट हूँ। आप टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। आपकी मिनिस्ट्री कन्वेंशनली एग्रीकल्चर के बाद हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। जी। ये हम जानते हैं सब। जब से आपकी पार्टी गवर्नमेंट में आई है, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे मेल्स की बात हो, ग्लोबल रिपोर्ट्स है हमारे पास कि इंडिया के अंदर पोटेंशियल है 25% ग्रोथ का एम्प्लॉयमेंट में, सिर्फ आपकी मिनिस्ट्री के अंदर। आप भी जानती हैं कि ग्रोथ कितनी हुई है। आपकी और मोदी साहब की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट आप ये बताइए, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने जो एम्प्लॉयमेंट फीमेल्स को या इन जनरल इंडिया में दी है, क्या आप दिल पे हाथ रख के उससे सेटिस्फाइड हैं? हम बिल्कुल आपकी बात को एंडोर्स करेंगे। मैं आपको 2 चीज़ें बता सकती हूँ सर। आप इकोनॉमिस्ट हैं तो आप आंकड़ों पे जाएंगे। टेक्सटाइल कमिश्नर का एक ऑफिस होता है, आपको पता होगा। साल 2004 तक टेक्सटाइल कमिश्नर का ऑफिस स्टैटिस्टिकल ऑफिस हुआ करता था। इसका मतलब इंडस्ट्री में चाहे आपको धागा बेचना हो, चाहे कपड़ा बेचना हो, चाहे कपड़े को सिलना हो, अटल जी की सरकार में विधिवत डेटा कंसोलिडेट करके, क्वांटिफाई करके, सर्टिफाई करने का काम टेक्सटाइल कमिश्नर का ऑफिस करता था। उस स्टैटिस्टिक्स ऑफिस को डिसबैंड किया यूपीए ने। क्या आप जानते थे? जानते थे। उसको दोबारा रिवाइव किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। इसका मतलब आपके देश में 10 साल का अंतराल ऐसा है जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर से संबंधित कोई भी आंकड़ा यूपीए की सरकार ने विधिवत प्रस्तुत ही नहीं होने दिया इंटरनेशनली, किसी को भी ग्लोबली एक स्पेसिफिक पेपर लिखने के लिए। दूसरी बात, क्या आप जानते हैं कि यूपीए की सरकार में 5 साल जो उनका यूपीए 2 कहलाया जाता था, उसमें टेक्सटाइल की 42 स्कीम्स में से 22 स्कीम्स पूरी की पूरी सरेंडर होती थी। इसका मतलब एक ऐसा, जो कह रहे हैं ना, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देश में, उस डिपार्टमेंट में 40 में से आप 22 पूरी की पूरी स्कीमें चलाएं ना 5 साल, क्या हाल होगा उस सेक्टर का? फिर अब उसको करेक्ट कर दिया। 100% हुआ है सर। नरेंद्र मोदी की सरकार में अब 100% टेक्सटाइल में सारी स्कीमें धरातल पर लागू हुई हैं, और ये आंकड़ा है जो पब्लिकली उपलब्ध है। दूसरा, अगर आप टेक्सटाइल में देखें तो SC/ST जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, उनसे पूछिए कितना एंटरप्रेन्योरशिप है आपका, तो वो कहेंगे कि SC/ST का पूरा टेक्सटाइल सेक्टर में जितना स्कीम का पैसा था वो यूपीए की सरकार, गांधी परिवार की सरकार पूरा सरेंडर कर देती थी, इस्तेमाल ही नहीं करती थी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहली बार SC/ST कम्युनिटी को एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए 90% की सब्सिडी दी है सर। और ये आंकड़ा मैं धड़ल्ले से इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो प्रमाण कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। तीसरा,
आप बात कर रहे हैं जॉब पोटेंशियल की, जिसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल अपैरल सेक्टर का है, लेकिन शायद इकोनॉमिस्ट साहब आप ये नहीं जानते कि जितना इन्वेस्टमेंट के साथ जॉब का बाकी आप व्यू बैलेंस देखते हैं, 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में 70 नौकरियां होती हैं, ऐसा एक माना जाता है अपैरल में। उतना ही मेडअप सेगमेंट में होता है। मेडअप आप जानते हैं क्या है? क्या है सर, बताइए ना। व्हाट इज मेडअप? योर नॉटिंग योर हेड, व्हाट इज मेडअप? Cotton is not made up, sir. Cotton is not made up. Now the made up sector of India, when you look at the US market, is beating China any day. नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहली बार मेड अप्स के लिए और अपैरल सेक्टर के लिए विद अ कंडीशन कि every 1 crore invested by the industry will provide 70 jobs, 6,000 करोड़ का पैकेज दिया है पूरी इंडस्ट्री को, पूरा का पूरा। Sir, numbers are available. Entire subsidy is going by DBT. It's available on the Textile Commissioner's website. और यहाँ पे आने से पहले 10 मिनट पहले मैं पूरी इंडस्ट्री के साथ अपने मंत्रालय में बैठी थी। इंडस्ट्री में पानीपत हो, तिरुपुर हो या बनारस हो, पूरा का पूरा DBT के माध्यम से सिस्टम चल रहा है। और आज अगर आप उसे क्वांटिफाई करना चाहें तो इंडस्ट्री ही आपको आंकड़े देगी। लेबर रिफॉर्म की जो चर्चा है, लेबर रिफॉर्म को हमने लोकसभा में पारित किया, राज्यसभा में लेके आए तो कांग्रेस ने उसको ब्लॉक किया। मैंने स्वयं जाके कांग्रेस के नेतृत्व से हाथ जोड़कर कहा, साहब जितनी फैक्ट्रियां वो भी बंद हो जाएंगी, आप रिफॉर्म को मत रोकिए, लेकिन उन्होंने उस बिल को राज्यसभा में पास नहीं होने दिया। आज हालत यह है कि फैक्ट्रीज, भले ही कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है तो प्रदेश की सरकार से जाके बात कर रहे हैं कि आप अगर चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट तो कम से कम रिफॉर्म में आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि केंद्र में आपका लीडरशिप कांग्रेस का हमारी मदद नहीं कर रहा। ये हकीकत है सर आज जॉब की और टेक्सटाइल की इकोनॉमी की, जो मैं खुद आंकड़ों के साथ बयान कर रही हूँ। कांग्रेस के लोगों ने आपके टेक्सटाइल मिनिस्टर बनने पे बड़ी अच्छी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जब शिक्षा में थी तो शिक्षा को सैफ्रनाइज करती थी, अब यहाँ क्या वो धागों को सैफ्रनाइज कर देंगी? ये आरोप तो आप पे भी लगा सकते हैं, आपका पूरा बैकग्राउंड है सर। और ममता बनर्जी का बयान मैंने देखा, उन्होंने कहा कि दिल्ली आपसे समझ नहीं रही और आप देश भर में कहते हैं कि बंगाल, उड़ीसा, बिहार। ममता जी से मैंने 2-3 दिन पहले बात की। भारत सरकार का टेक्सटाइल इंडिया का इवेंट होने वाला है 30 जून को, 1 और 2 जुलाई को गांधीनगर में, और बंगाल के प्रतिनिधि वहां आ रहे हैं। उनके फाइनेंस मिनिस्टर अमित मित्रा को तो लेटर है मेरे पास, लेकिन उनकी नाराजगी इतनी तो समझ रही है कि वो दिल्ली छोड़िए गुजरात आ रहे हैं। तो उनकी नाराजगी बहुत सारी। आप भी चिट्ठी मांगेंगे तो उसकी कॉपी भेज दें। नहीं, मैं चिट्ठी नहीं मांगूंगा, मैं तो चिट्ठी अपने साथ ही लेके चलता हूं। उन्होंने कहा कि आपने भी शायद उनको तलाक के बारे में उनसे कुछ सवाल पूछा था, जवाब में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में हिंदू धर्म का इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रही है। देखिए ऐसा है कि वहाँ कलकत्ता लगभग 2.5 या 3 हफ्ते पहले मैं गई थी, तो मुझे एक मारवाड़ी समुदाय ने सम्मानित करते हुए कुछ माँ दुर्गा की प्रतिमा दी और एक स्वॉर्ड हाथ में दी। तो मुझसे सभी ने कहा, दीदी तुरंत आप इसको छोड़ दीजिए। मैंने कहा, माँ का आशीर्वाद कौन छोड़ता है? कहते नहीं, अभी हालात ऐसे हैं पश्चिम बंगाल में कि आपको हमने ये दिया तो कहीं ना कहीं केस हो जाएगा। हाँ, माँ का तो मैंने कहा तो दीदी केस कर देंगी। मैंने कहा कि केस क्यों होगा? तो उन्होंने कहा, पिछले दुर्गा पूजा में तो माँ का जो विसर्जन होता है उसकी भी अनुमति हमें नहीं दी थी पश्चिम बंगाल की सरकार ने, उसके लिए भी हमें हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा था। तो हालात कैसे हैं पश्चिम बंगाल के, तो जनता से आप जाके वहीं पूछ लीजिए या हाईकोर्ट से पूछ लीजिए। यहाँ जो जनता इनसे ही पूछते हैं, जो लोग पश्चिम बंगाल के बारे। अब वहाँ पीछे एक महिला उनका हाथ उठाया, वो तो हाँ जी, माइक आपके पास आने दीजिए प्लीज। जी, मेरा माननीय मंत्री जी से ये निवेदन है कि मैं कानपुर से हूँ। कानपुर की सारी मिल इससे पहले वाली जो सरकार थी उसने सत्यानाश कर दिया। मैं 94 में 400 मजदूर लेकर के मैं कानपुर यहाँ दिल्ली आई थी। वित्त मंत्री थे जो इससे पहले प्रधानमंत्री थे, जो कुछ बोलते उलते नहीं थे। तो मैं उनको सबको लेकर वहाँ मैं उनके पास गई
तो हमने उनसे कहा टैबको मिल चलवा दीजिए मान्यवर, तो उन्होंने कहा वो तो हमने बहुत पहले बंद कर दी, अभी आज आप आइए बात करने के लिए। तो मैं अपने मंत्री जी से ये विनम्र निवेदन करती हूँ कि वहाँ एक मिल लाल इमली है जो अगर वो चला देंगी तो बहुत कानपुर वासियों का उद्धार हो जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पहले तो मैम मैं आपका नाम नहीं जानती। मैं प्रमिला पांडे हूँ, मैं 10 साल कारपोरेटर रही कानपुर में। तो मैं मजदूरों के साथ 89 से लेकर के मैं उनसे जुड़ी हूँ। तो मैं मिलों के बारे में हम उन लोगों को साथ लेकर हमेशा चलती हूँ। आज आपने मेरी एक बहुत बड़ी चुनौती विधिवत उजागर कर दी है, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि जो सारी मिलें कांग्रेस ने बंद की, कम से कम आपके मन में ये उम्मीद तो है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में वो पूरे देश के मन में है कि आपने कांग्रेस मैं मंच से बोल रही थी कि राहुल जी के नेतृत्व में बहुत कुछ बंद हुआ, राहुल जी भले तो बहुत कोयला बाद में घोटाला आए। जैसी चीजें शुरू हुई। मैडम जी, मंत्री जी राहुल जी तो बहुत बाद में आए, वो इटली से जो आए थी जी ने सब सत्यानाश कर दिया। अभी इससे पहले मनीष जी मैं इतना ही कहूंगी, आप ब्रिटिश इंडिया कॉटन के बारे में बात करिए, BIC के बारे में बात करें। जी मैडम, ये मैं तो सही आपसे है। रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैडम। ये सही है कि लाल इमली के साथ साथ धारीवाल भी है पंजाब में। जी, इन सबको बंद करने का काम और बहुत सारी NTC की मिलों को बंद करने का काम पिछली सरकार ने किया था। और हालात ऐसे हो गए कि कुछ, और ये मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक मिल की हालत तो ऐसी थी कि मशीन की चोरी में वहाँ के ज़िला के कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर FIR है। तो मेरा प्रयास रहेगा जितना संभव है, लेकिन एक बात का आपको मैं आश्वासन नहीं, धरातल पर जो कर रही हूँ वो कह देती हूँ। कानपुर में निटवेयर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा काम है जो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, तिरुपुर में बढ़ रहा है। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि अगले 1.5 महीने में विशेष रूप से कानपुर के लिए निटवेयर के लिए ट्रेड फैसिलिटेशन और बाकी सारे निटवेयर की एक विशेष स्कीम मैं शुरू करूँगी। 1.5 महीने का समय। इस तरफ से जी, आप पीछे वहाँ माइक्रोफोन दे दीजिए, आते हैं आपके पास भी। अभी माइक्रोफोन आपका हेलो, मैम टेक्सटाइल के बारे में जैसे आप बात कर रही हैं, तो यहाँ कहते बेरोजगारी है, पर हमें ही तो यहाँ लेबर ही नहीं मिल रही है। सामने जो सज्जन बैठे उनसे मिल लीजिएगा। वैसे ऐसा है, सामने जो सज्जन बैठे उनसे मिल लीजिए, लेकिन आप मुझे नहीं पता वो कानपुर से आई है, वहाँ की क्या पोजीशन है, लेकिन मैं तो अपनी नहीं, ये जो बैठे हैं जो झगड़ा कर रहे थे मुझसे, उनसे मिल लीजिएगा। यहाँ तो फैक्ट्री बंद हो जाती है कि लेबर नहीं है, कि 2 शादियों में चले गए या क्वार्टर, इसके बारे में भी आप कुछ एक पैनल बनाए जो प्रॉपर लेबर मिले। ऐसा है, टेक्सटाइल की दृष्टि में रजत जी एक विषय मेरे को आपके ध्यान में लाना है। अगर आप इंडस्ट्री पूरे नॉर्थ इंडिया में वेदर इट इज, आप सुन लीजिए उनकी बात। एक चीज का मेरा एक विशेष आग्रह रहेगा, देश जब नए नए आयामों की तरफ बढ़ता है तो प्रोडक्टिविटी के, एम्प्लॉयबिलिटी के और इन्वेस्टमेंट के नए नए आसार प्रस्तुत होते हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल एक ऐसा इलाका है जो हिंदुस्तान के लिए एक सनराइज सेक्टर है। टेक्निकल टेक्सटाइल का मतलब क्या? प्रधानमंत्री जी ने 100 स्मार्ट सिटीज़ का आह्वान किया देश में। तो आज जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें बहुत सारा, जैसे जिस मंच पे हम बैठे हैं या फिर आप एयरपोर्ट जाते हैं, कैनपी देखते हैं, वो सब टेक्निकल टेक्सटाइल का हिस्सा है। जो हॉस्पिटल में इस्तेमाल होता है, चाहे वो गाउन हो या मास्क हो, वो मेडिकल टेक्सटाइल का हिस्सा है। यहाँ तक कि आज टेक्निकल टेक्सटाइल को उपयोग में लाते हैं इसरो। जो 104 सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं उसमें भी टेक्सटाइल का ये योगदान है। तेजस का जो नोज़ है वो भी टेक्निकल टेक्सटाइल से कार्बन फाइबर है। उसमें अब हम करीबन 20 से 25% की सब्सिडी देते हैं। मेरा आपसे आग्रह इसलिए है क्योंकि टेक्निकल टेक्सटाइल में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अगर आप अपनी इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं
तो प्लीज़ टेक्निकल टेक्सटाइल की जानकारी मेरे से लेके ज़रूर जाइएगा, आपको बहुत सुविधा हो। आप बाकी लोगों को मौका दे दीजिए प्लीज। हाँ, वहाँ दे प्लीज, बाकी लोगों को मौका दे दीजिए। दिस लेडी हियर इन द रेड, यहाँ दे दीजिए। Yeah, Smriti ji, right in front of you, here at the Yes, back. I'm a fashion designer. My name is Varija Bajaj. मैं जानती हूँ कि आपने 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ टेक्सटाइल्स में एक अलग फंड रखा है, एंड आई ऑल्सो नो कि आपका फोकस काफ़ी हैंडलूम की तरफ है, एंड ऑफ कोर्स यू प्रमोटेड इट थ्रू आई वेयर हैंडलूम। नाउ एज डिज़ाइनर्स हमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो फंड्स तो जा रहा है एंड हम भी फोकस करना चाहते हैं, एंड वी वांट टू प्रमोट हैंडलूम, बट एट द मायोपिक लेवल वो इंफ्रास्ट्रक्चर वीवर्स के पास नहीं है, जिसकी वजह से हमें वो क्वालिटी नहीं मिलती और वो प्राइस नहीं मिलता। सो हैव यू एवर थॉट दैट एट द मायोपिक लेवल वो कैसे फंड्स यूटिलाइज हो रहे एक्चुअली हैं? मैम ये थॉट तो पीएम का मेरे मंत्रालय में आने से पहले ही शुरू हो गया था। जी, अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स गाइडेंस वी लॉन्च समथिंग कॉल्ड द इंडिया हैंडलूम ब्रांड। उस ब्रांड से हम स्पेशली वो डिज़ाइन हाउसेस, डिज़ाइन टीम्स या कंपनीज जो वीवर से डायरेक्ट रिश्ता जोड़ना चाहते हैं उसको फैसिलिटेट करते हैं। जी, वी गॉट दैट मेल। एक पीटर इंग्लैंड है, एलन सॉली है। इसमें रजत जी एक हमने काम किया है कि वीवर से डायरेक्ट जब कंपनी मिलती है, जैसे पोचमपल्ली का कपड़ा हो गया, इकत का कपड़ा हो गया, तो 8 लाख मीटर कपड़ा सीधा वीवर से ही वो लोग उपलब्ध करते हैं और पैसा सीधा वीवर को जाता है। तो अगर आप चाहते हैं, उसमें हम लोग इस बात की सरकार सिर्फ गारंटी देती है कि हैंडलूम का सबसे बड़ा एक जो चैलेंज है वो ये है कि कपड़े में से कलर लीक होता है, तो कलर स्टेबलाइजेशन के लिए हम मदद करते हैं। 60 नेचुरल डाइज आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अस एंड वी कनेक्ट यू टू द वीवर डायरेक्टली। अगर इस कार्यक्रम के बाद आप इंडिया हैंडलूम ब्रांड की कोई जानकारी लेना चाहें अथवा समन्वय से किसी भी वीविंग क्लस्टर से जुड़ना चाहें, उसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। लेकिन कितना भी आप काम कर लें, जो विरोधी दल हैं वो तो मानने को तैयार नहीं है। वो तो ठीक है रजत जी, वो उनका काम है, हम अपना काम करें। लेकिन उनको भी तो समझाना आपका काम अब मैं जब तक अमेठी में हूँ तब तक तो ये होगा ही। ये भी लोग जानना चाहते हैं कि अमेठी बार बार क्यों जाती है। अब इतना तो राहुल जी भी नहीं जाते। आज से 3 साल पहले मैंने वादा किया था अमेठी के लोगों को, भले ही राहुल जी पीठ फेर रहे, मैं पीठ नहीं फेरूंगी। और लगातार 3 साल से वो संपर्क, वो समन्वय, वो संवाद रहा है, और इसीलिए जनता की कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद से भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार पिछले जो उत्तर प्रदेश के हमारे विधानसभा के चुनाव हुए उसमें से 5 विधानसभा सीटों में 4 में भारतीय जनता पार्टी जीती और 5वीं में पर कांग्रेस नहीं जीत पाई है। लेकिन इतना भी अन्याय कि आपने उनका ऑफिस बंद करवा दिया वहाँ। हाय राम, मैंने नहीं किया। इतना मैं कह दूं आपसे कि एक ज़मीन है, जनता की ज़मीन, सरकारी ज़मीन, उस ज़मीन को एक ट्रस्ट लेती है, कहती है कि हम अस्पताल बनाएंगे और अस्पताल में जो दूर दराज के मरीज़ आएंगे उनके लिए सुविधा करेंगे और एक गेस्ट हाउस बनाएंगे। लेकिन इतने सालों से उस गेस्ट हाउस में जनता जनार्दन या गरीब पेशेंट्स या उनका परिवार नहीं रह रहा था, राहुल जी अपना ऑफिस चला रहे थे। तो बार बार जनता ने जाके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से अपील की कि ज़मीन सरकार की, हमारी टैक्स पेयर की चलाना है ताकि हमारी मदद हो सके, लेकिन हम नहीं, एमपी साहब वहाँ बैठे हैं। तो उस वक्त कलेक्टर साहब ने निवेदन इसलिए नहीं किया क्योंकि अखिलेश बाबू ने कहा कि राहुल जी को परेशान मत कीजिए। ऐसा तो कलेक्टर ने कम से कम मुझे स्वयं कहा। लेकिन जैसे ही नरेंद्र भाई के नेतृत्व में योगी जी बने मुख्यमंत्री, तो कलेक्टर साहब ने ही बोला, मैडम ये तो अन्याय है, इसको न्याय में परिवर्तित करना है, तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। और राहुल जी को भी जब शायद जानकारी प्राप्त हुई तो सुर्खियों में मैंने ये पढ़ा है, इसकी पुष्टि नहीं कर सकती, राहुल जी ने भी कहा कि नहीं, अब तो मुझे अन्याय और नहीं करना चाहिए, अब मुझे जगह छोड़ देनी। अब आप अमेठी जाती हैं और योगी जी की सरकार है, भारतीय जनता, जो कुछ फर्क नजर आता है लोगों की बातों? मैं इतना ही कहूँगी रजत जी, 30 साल से एक जगदीशपुर का स्टील प्लांट बंद था, 10 साल कांग्रेस केंद्र में रही, वो प्लांट कभी खुला नहीं, फैक्ट्री कभी चली नहीं, लोगों को रोजगार वहाँ पे लोकल मिला नहीं। आप सबके आशीर्वाद से 30 साल बाद जुलाई में वो फैक्ट्री प्रोडक्शन शुरू कर रही है। जो खुलने वाले और आपसे बात करते होंगे, लेकिन जिनके बूचड़खाने बंद हो रहे हैं वो भी आपसे शिकायत करते होंगे? नहीं, मुझसे तो लेकर नहीं आए, लेकिन वो विधिवत प्रदेश की सरकार के पास गए और मेरे पास जो जानकारी है, प्रदेश ने भी कानून के दायरे में रहकर उनकी बात को सुना
और उन्हें जो विधिवत समाधान मिलना चाहिए वो ऐसा दे रहे हैं, ऐसी मेरी जानकारी। समाधान नहीं मिल रहा है, लेकिन लोगों के मन में विश्वास ये है, लोगों को ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग जो, और यहाँ भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान भाइयों बहनों को लगता है कि उनके रोजगार खत्म करने के लिए ये स्लॉटर हाउसेज बंद किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको इस बात को भी याद रखना पड़ेगा कि इस प्रकार का भय विपक्ष की पार्टियों ने वोटिंग से पहले भी फैलाने का प्रयास किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिला, वो इस बात का संकेत है कि हिंदू हो या मुसलमान, क्रिश्चियन हो या पारसी हो या सिख हो, सब चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब विकास हो, और उस विकास के विश्वास के साथ नरेंद्र भाई के नेतृत्व में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दिया। वोट तो ये भय, सरकार बनने के बाद के डर की बात कर रहा हूं। नहीं, उस वक्त भी हमने कहा था, कुछ विषयों के बारे में स्पष्टीकरण पहले से था कि जो अनैतिक है, जो कानून के दायरे में नहीं है, उसे दुरुस्त किया जाएगा और कानून की मर्यादा का पालन किया जाएगा। और जिसे वो लोग कानून के दायरे में मानते हैं, 3 तलाक के सवाल पर बहुत सारे लोगों ने, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ये कहा कि हमारे धर्म में दखल अंदाजी की जा रही है, इसलिए की जा रही है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो वोट बीजेपी को दें। नहीं, मुझे लगता है, मैं अपनी बात कर सकती हूँ रजत जी। 2012 में मैं भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्षा थी। मेरा पहला कार्यक्रम विधिवत कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में महिला, भारतीय संविधान और पर्सनल लॉ था। मैं खुद पारसी से ब्याही हूँ, लेकिन मेरे पारसी पति 3 बार तलाक बोल के तलाक नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। उनको भी न्याय के पथ पे चल के, भगवान न करे, होगा तो नहीं कभी, लेकिन मैंने भी जब उत्तर प्रदेश में प्रचार किया तो एक ही बात कही कि मुस्लिम समुदाय से चर्चा करके विधिवत प्रदेश की सरकार तथ्यों को कोर्ट के सामने रखेगी और कोर्ट तथ्यों के आधार पे अपना इंसाफ देगा। वही वहाँ की सरकार कर रही है, और अब जब सब जुडिस है और वही प्रक्रिया से चल रहा है तो वी लीव इट टू द कोर्ट्स टू डिसाइड। जी आप पूछना, हाँ अपना नाम बता दीजिए। कारी साजिद जी, पूछिए। जी, मैं इससे पहले तो जो है मोदी सरकार के 3 साल पूरे हुए, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत आप माइक थोड़ा सा मुंह के पास रखेंगे ना तो आवाज ठीक आएगी। मोदी सरकार के पूरे 3 साल होने पर मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। और जैसे उत्तर प्रदेश का जिक्र आया और उत्तर प्रदेश में अमेठी का जिक्र आया, तो अमेठी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तो अमेठी से एक विधायक होते हैं ज्ञात्री प्रसाद मंत्री जी, जो 2012 में जब उन्हें विधानसभा का पर्चा भरा तो उनका बीपीएल कार्ड था, और फिर तो है वो मंत्री रहे कि मंत्री जी का 2012 के चुनाव में बीपीएल कार्ड था, और आज तो है कि एक सरकार बनने के बाद योगी जी सरकार ने जो जांच करी तो 1100 करोड़ रुपए का घोटाला में जेल के अंदर के, तो इतना बदलाव इस सरकार में हुआ मोदी की सरकार के आने के बाद। इतना कभी सोचा भी नहीं था कि योगी जी की सरकार इतनी अच्छी सरकार बनेगी, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। तो इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसके बाद वहाँ तो जेके पिछली जो सरकार चलती थी तो वहाँ स्कीम थी, इस तरह की स्कीम थी कि सहारनपुर में एक प्रधान को तो जेके शौचालय के नाम पे 80 लाख रुपए दिए गए, जिसमें तो है कि मार्च में उसकी जांच हुई तो पता चला कि 80,000 में से देखे 5 लाख रुपए लगाए और देखे 75 लाख रुपए गबन हो गए। तो अभी पिछले हफ्ते में योगी सरकार ने उनके खिलाफ जांच करा के FIR कराई और वो आज जेल के अंदर है। चलिए, सवाल है अगर आपका कोई तो भ्रष्टाचार तो देखे मुक्त आप इनको दे दीजिए मौका सवाल पूछने का प्लीज। यस मैम। जी नमस्कार। सबसे पहले और मोदी, और यदि हम कहें कि मोदी, खादी, बुनकर और स्मृति ईरानी यदि एक ही ताने बाने में बुने हैं तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री MSME में आता है मैम। नहीं, पर मैं इस परिप्रेक्ष्य में ही जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये इतिहास है हमारा कि गुलामी के पहले हमारी बहुत बड़ी पहचान थी ग्लोबल इंडस्ट्री में कपड़ा मार्केट के रूप में। क्या हम उस अचीवमेंट को पा पाएंगे? दूसरी बात है कि खादी के ऊपर में हम, आपको पता होगा कि साइंटिफिकली इट इज़ प्रूवन कि ये बॉडी के लिए, हमारे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सबसे बढ़िया साधन।
चाइनीज़ अपने सामान बेच बेच करके इकोनॉमी अपनी अपग्रेड कर रहे हैं। क्या हमारे पास जो हमारे एसेट हैं हम उनको ग्लोबल मार्केट में लाने के पहले डोमेस्टिक मार्केट में एक जितनी हम कॉस्ट अफोर्ड कर सके, अफोर्डेबल कॉस्ट में आप अवेलेबल करा पाएंगे? क्योंकि खादी है अच्छा है, प्लीज जी खादी है अच्छा, लेकिन हमें ज़रूरत है आज उसकी कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए, ताकि हर कोई, हर व्यक्ति, भारतवासी खादी में दिखे। हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये चलन है कि मैनमेड फाइबर जो होता है 65% क्लॉथ उसी से बनता है, और कॉटन हो या खादी हो, हैंड वोवन, लिनन, जितना भी है उसकी बहुत मात्रा कम हो गई है। हिंदुस्तान लेकिन कॉटन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया में। इस साल संभवतः कॉटन में 7% वृद्धि होने वाली है प्रोडक्टिविटी में। और रजत जी, एमएसपी ऑपरेशन जो कॉटन का होता है पिछले साल टेक्सटाइल मंत्रालय के माध्यम से हुआ, वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एमएसपी ऑपरेशंस। इसीलिए इस बार बुआई कॉटन सेक्टर में ज़्यादा हुई है और वहाँ से हम एक्सपेक्टेड ज़्यादा आउटपुट सोच रहे हैं। लेकिन आप जब इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में 2-3 चुनौतियाँ बहुत बड़ी थीं जो धरातल पे छोटी इंडस्ट्रीज़ को फेस करनी पड़ती थी। एक, जब भी कोई प्रोडक्ट बेचना हो तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, टेस्टिंग लैब्स होते हैं, और इंडिया के टेस्टिंग लैब्स और इंटरनेशनल टेस्टिंग लैब्स में कोई कन्फॉर्मिटी नहीं थी। हमारे टेस्टिंग लैब्स इनफैक्ट उस लेवल तक पहुंच नहीं रहे थे, इसलिए यहाँ से जो भी सामान जाता था बहुत सारा रिजेक्ट में, अगर आप देखें छोटे बाज़ारों में कहते हैं रिजेक्ट का माल बिक रहा है, क्योंकि वो पूरा का पूरा कंसाइनमेंट ही लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, रिजेक्ट कर देते थे। आज कम से कम देश की 14 में से 10 लैब्स में टेक्सटाइल कमेटी के माध्यम से, जापानीज टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपग्रेडेशन हो रहा है ताकि टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो। दूसरा, सेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लॉजिस्टिक्स। आप इंटरनेशनल मार्केट पे ही देखें तो बांग्लादेश में अगर कुछ सिलता है वो 15 दिन में बांग्लादेश से बाहर आ जाता है। हमारे यहाँ का टर्न अराउंड टाइम 45 डेज था। तो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में नितिन गडकरी जी ने रोड ट्रांसपोर्ट में, हाईवेज के माध्यम से, शिपिंग के माध्यम से, पोर्ट्स कम्युनिकेशन के माध्यम से, वर्तमान में कॉमर्स मिनिस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी मिनिस्ट्रीज मिलके टर्न अराउंड टाइम को हिंदुस्तान के कम करने का कोशिश करें ताकि हम कंपेटिटिव और हो सके। तीसरी बात, जब आप बोलती हैं डोमेस्टिक मार्केट की तरफ देखें, क्योंकि दुनिया भर की जितनी कंपनीज वो हिंदुस्तान में आके चीज़ें बेचना चाहती हैं। तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जब मैं टेक्सटाइल में आज से 10 महीने पहले आई तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल सब आए, चाहे वो कॉटन हो चाहे वो मैनमेड फाइबर हो, लेकिन डोमेस्टिक रिटेल मार्केट आके मुझसे कहने लगा कि मैम आज तक हमें कभी सुनवाई नहीं हुई। तो इस बार हम लोग सभी एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट का समन्वय कर रहे हैं। और जो मैंने पहले भी कहा रजत जी, 30 जून को हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार टेक्सटाइल्स इंडिया नाम का एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें पूरा हिंदुस्तान का टेक्सटाइल फ्रेटर्निटी मौजूद होगा। 20,000 ग्लोबल बायर्स, हिंदुस्तान के बायर्स और सेलर्स एक छत के नीचे आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा है और आप सबका आशीर्वाद हो तो बहुत सफल प्रयास रहेगा। आपने जिस तरह से टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के बारे में जवाब दिए हैं, मुझे लगता है साल भर भी नहीं हुआ आपने एक्सपर्टीज हासिल कर ली। टीवी में गई तो वहाँ आप सुपरस्टार बन गई, एचआरडी मिनिस्ट्री में गई तो वो मिनिस्ट्री हमेशा चर्चा में रहती थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मोदी सरकार के 3 साल पर आपने जो कहा, मुझे लगता है कि एक बार हमको तालियों से स्वागत करना चाहिए। स्पीकर जी जिस तरह जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।